हमें ये पता चलता है कि भाई अगर मेरे पास कोई भी रैंडम वेक्टर है तो उसका एक्स डायरेक्शन में वो कितना साइज से जा रहा है या वाई डायरेक्शन में कितने साइज से जा रहा है। ठीक है, तो अगर जैसे जिसके साथ भी थीटा लगा है, इतना याद रखना, टू कंपोनेंट्स में उसके साथ ही कॉस आएगा जिस भी डायरेक्शन के साथ थीटा लगा है। अगर एक्स के साथ लगा है तो मैं बोलूंगी एक्स वाले में कॉस थीटा, वहीं अगर वाई के साथ लगा हुआ है तो मैं वाई वाले में कॉस थीटा बोलूंगी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। और एक सेकंड, और मनीषा अगर हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास 3 कंपोनेंट आ जाएंगे, मैं एक बार खोल भी देती हूँ। जैसे अगर 3 कंपोनेंट है तो जो जो अलग अलग कंपोनेंट है, जैसे आर का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट, यहाँ पे लिखती हूँ। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस मैम। नो डाउट। नो मैम। नहीं है ना? नो मैम। हाँ, मैं एक सेकंड। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। देखो अब विजिबल है सबको? यस मैम। तो अगर मेरे पास जैसे 3 कंपोनेंट, आर का एक्स डायरेक्शन में वो आई कैप के साथ, आर का वाई डायरेक्शन में वो जे कैप के साथ, आर का जेड डायरेक्शन में वो के कैप के साथ, ये मैंने आर को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। और अब मेरे को आर का मैग्नीट्यूड बताना है, तो मैं क्या करूंगी, इन सब कंपोनेंट्स का स्क्वायर करूंगी कि आर एक्स का स्क्वायर, आर वाई का स्क्वायर, आर जेड का स्क्वायर, और इनको ऐड करके फिर मैं अंडर रूट जो वैल्यू आएगी वही मेरा उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और अगर मेरे को डायरेक्शन बतानी है तो मैं बस tan थीटा इक्वल्स टू y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट, ये फॉर्मूला लगा दूंगी। क्लियर है मनीषा? यस मैम। ठीक है, तो आज हम वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, मतलब डिफरेंट लॉज की हम कैसे ऐड कर सकते हैं वेक्टर्स को। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ में क्या होता है, मेरे पास 2 कंपोनेंट्स होंगे, 2 वेक्टर। अब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं हेड, और ये जो एंडिंग पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं टेल। तो जब हम एक के हेड को दूसरे के टेल से जोड़ रहे हैं, मतलब सर से पैर को जोड़ रहे हैं, तो हमारे पास कुछ ऐसा वेक्टर बन जाएगा। अब अगर आप दिख नहीं रहा है, हमने जोड़ा तो ऐसा वेक्टर बन गया। अब इन दोनों को जोड़ते ही अगर मैं इनके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, मतलब ए और बी के एंड पॉइंट्स को, तो मेरे पास एक ट्राइंगल फॉर्म हो जाता है। उस ट्राइंगल में जो भी मेरे पास गिवन वेक्टर है वो तो सेम लूप में चल रहे हैं, ऐसे इसका एरो इधर, इसका भी एरो इधर, मतलब एरो उल्टा नहीं हुआ है, कहीं पे भी एक ही तरफ मुड़ रहा है। पर ये जो लास्ट में थर्ड साइड बन गई है, इसका एरो अपोजिट साइड चलता है। और ये थर्ड साइड रिप्रेजेंट क्या करती है, ये रिप्रेजेंट करती है कि भाई ए और बी हम बार बार लिख रहे हैं, उसकी जगह उनका टोटल वेक्टर सम या रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब उनको रिप्लेस करने की एक वेक्टर है, वो बन जाएगा हमारा आर वेक्टर। और वो रिप्रेजेंट करेगा, अगर 2 साइड्स हैं ट्राइंगल की तो थर्ड साइड है वो साइड रिप्रेजेंट करेगी रिजल्टेंट वेक्टर, और उसका साइज क्या होगा, दोनों का एडिशन। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ट्राइंगल लॉ? यस मैम। यस मैम। एक ट्राइंगल बनाना है, जो वेक्टर्स हैं वो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जो थर्ड साइड हो जाएगी वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी और वो उन दोनों की इक्वल हो जाएगी। अब ट्राइंगल लॉ, अच्छा एक और चीज, इसमें जब हम एंगल देखते हैं तो अगर मैं इस ए वाली लाइन को आगे बढ़ा दूं, ऐसे बढ़ा सकती हूँ मैं स्ट्रेट लाइन, यस मैम। तो जब एंगल देखेंगे ना ए और बी में कितना एंगल है, वो एंगल यहाँ पे बनता है, ये वाला थीटा। तो है तो एक तरीके से यही है कि ए और बी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो, पर ए पीछे से आ रहा था, यहाँ से स्टार्ट नहीं हुआ, बस ये पीछे से आ रहा था और यहाँ पे एंगल बन गया थीटा। इतना पॉइंट क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, अब हम जाते हैं पैरेललोग्राम लॉ पे। जैसे हमने ट्राइंगल लॉ में ट्राइंगल बनाया था, यहाँ में पैरेललोग्राम बनाना है। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग पलक। पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टीज होती है कि अगर अपोजिट साइड्स में देखो तो एक तो वो क्या होनी चाहिए पैरेललोग्राम में, सेम। हाँ सेम साइज की होनी चाहिए, प्लस पैरेलल। तो हम लोग यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाएंगे। उसके लिए क्या किया, मैंने स्टार्ट किया 2 वेक्टर से, ए बी और ए डी वेक्टर, जो इस पॉइंट से निकल रहे हैं, सेम पॉइंट से, यहाँ पे ए पॉइंट से निकल रहे हैं। अब 2 साइड तो बन गई पैरेललोग्राम की।
अब पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल होनी चाहिए और बराबर, ऐसे ही एडी वाली साइड इस साइड के बराबर होनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए। ये तो सबको पता है। यस मैम। तो मैंने इन्हीं ma'am. को करके ऐसे बना दिया कि मेरे पास एक प्रॉपर पैरेललोग्राम बन गया, जिसमें ऊपर वाली साइड भी ए बी हो गई और नीचे वाली साइड भी, लेफ्ट वाली साइड भी ए बी हो गई और एडी हो गई और राइट साइड भी एडी हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, अब इस केस में ये जो दो साइड थी पैरेललोग्राम की, एडी और एबी, हमें को इनको रिप्लेस करके एक रिजल्टेंट बनाना है, मतलब इनका वेक्टर टोटल बनाना है। तो वो टोटल बनेगा इस डायगोनल पे, जो भी पैरेललोग्राम का डायगोनल है वो। पर ये डायगोनल, जैसे ये वेक्टर है P, ये वेक्टर है Q, तो इनके बीच में से ही जाना चाहिए। ऐसा नहीं है आप कहीं भी डायगोनल ले सकते हो, ये बीच वाला डायगोनल। दूसरी चीज, ट्रायंगल लॉ में इन दो का एरो तो सेम तरफ था, पर रिजल्टेंट का उल्टा चल रहा था। इस केस में क्या है, तीनों का एरो का मुंह एक जैसा है, ठीक है। तो तीनों एक तरफ एरो पॉइंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी उल्टा पॉइंट कर रहा है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. तो अब हम लोग देखेंगे ये पैरेललोग्राम का यूज क्या है। अब यहाँ पे हमने दो वेक्टर लिए, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर। अब ये वाला ए बी पी है तो सी डी भी क्या हो जाएगा, मैम फिर से एक्सप्लेन कर दूं, कौन सा पार्ट केक की, पैरेललोग्राम वाला। देखो स्नेहा, आपको डाउट है? नो मैम। ठीक है, देखो Yes, ma'am. हाँ, तो हमने क्या किया, पैरेललोग्राम में हमारे पास दो वेक्टर थे, मैंने उनके जैसा रिपीट करके ऐसी शेप बना दी कि पैरेललोग्राम बन जाए। मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर मेरे पास था, ए बी और ए डी, इसके पैरेलल मैंने एक और बना दिया और ए डी के पैरेलल एक और बना दिया यहाँ पे राइट साइड में। अब ये पूरा पैरेललोग्राम बन गया। ये इसलिए बनाया ताकि मैं डायगोनल बना सकूं, वरना आप हवा में कहीं पे भी बना दोगे स्ट्रेट लाइन। तो जैसे ये पैरेललोग्राम बना, तो इनका जो वेक्टर सम है, इनका टोटल ए बी और ए डी वेक्टर का, वो इस डायगोनल पे बनेगा। मतलब इनका जो रिजल्टेंट है वो इस डायगोनल से बनेगा, जो इन दोनों वेक्टर के बीच में से जा रहा है। क्लियर है अब की पूछ क्या रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो हम इसका प्रूफ देखते हैं कि इसमें हम करते क्या है। अब अगर ए भी पी के इक्वल है, तो सी डी जो उसके अपोजिट साइड है वो भी पी के इक्वल हो जाएगी। ऐसे ही अगर ए डी क्यू के इक्वल है, तो क्यू और सी, यहाँ सॉरी बी सी वाली लाइन क्या हो जाएगी, ये भी क्यू के इक्वल हो जाएगी। इसमें किसी को डाउट है? मैम फिर से समझा। देखो पैरेललोग्राम क्या होता है, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इस वाली साइड के इक्वल, यही होता है। यहाँ पे यही चीज करी है, ए बी और सी डी पैरेलल है, तो ए बी अगर पी है तो सी डी भी पी ही होगा। ऐसे ही अगर ए डी क्यू है तो बी सी भी क्यू ही होगा। क्लियर है अब? यस मैम। ठीक है, तो Yes, ma'am. अब इतना, Yes, ma'am. ठीक है, तो अभी इतना ही करा हमने। अब हम मानते हैं कि जैसे हर यहाँ पे अगर रेक्टेंगल होता है तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाता है। अब हमने एज्यूम करा है P और Q वाली साइड के बीच में एंगल है ये थीटा। और अब अगर मैंने A से C डायगोनल बनाया, ये R वेक्टर, तो वो अल्फा एंगल बना रहा है इस P वाले वेक्टर के साथ, जो नीचे नीचे लेटा हुआ है उस वाले वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। ये बात समझ आई सबको, किसके साथ एंगल बना रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो अब मेरे को ये अलग अलग साइज निकालने, Yes, ma'am. एंगल्स निकालने थे और आर का साइज निकालना था, मैग्नीट्यूड। तो मैंने क्या किया, इस ए बी वाली लाइन को आगे बढ़ा दिया ऐसे ई तक, ताकि मैं सी से एक परपेंडिकुलर डाल सकूं यहाँ पे ई पर। अब परपेंडिकुलर डल गया। अब दूसरी चीज आपको याद है, देखो कि अगर दो पैरेलल लाइन है उससे मैंने ऐसे स्ट्रेट लाइन पास कर दी, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है पैरेलल लाइंस की। तो अब यहाँ पे मेरे पास ये वाली लाइन क्या है, एडी है, और ये वाली लाइन है मेरे पास बीसी, और यहाँ पे एंगल था थीटा, तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा।
जो मैंने यहाँ पे बनाया है ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा। ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, ट्राइंगल लेते हैं BCE। अगर ये ट्राइंगल लूं मैं तो मेरे पास 90 डिग्री है, तो मैं साइन थीटा कॉस थीटा निकाल सकती हूँ। अब जैसे ही कॉस थीटा निकालूंगी वो क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और यहाँ पे बेस है मेरा BE और हाइपोटेन्यूज अगर आप ध्यान से देखो तो BC है और वो क्या है, वो Q है। तो मैं हाइपोटेन्यूज की जगह सीधा Q भी लिख सकती हूँ। इससे मेरे पास जो BE थी उसकी वैल्यू क्या आ गई, Q cos थीटा। ऐसे ही जब मैं साइन थीटा का फॉर्मूला लगाऊंगी तो मेरे पास परपेंडिकुलर जो यहाँ पे C है वो आ जाएगा Q साइन थीटा और बेस आ गया Q cos थीटा। यहाँ तक किसी को डाउट है? ठीक है, तो अब यहाँ तक हम तो पहुंच गए। अब थोड़े बड़े ट्राइंगल पे चलते हैं, ACE। हमने अब लिया ट्राइंगल ACE ट्राइंगल। तो श्रुति बोलो अगर ACE ट्राइंगल ले रहे हैं तो मेरे पास फिर से 90 डिग्री आ गया। अब पाइथागोरस थ्योरम किसको आती है बताओ नेहा। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बिल्कुल करेक्ट, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब शालिनी आपको डाउट है? ठीक है, अब अगर मैं ट्राइंगल ले रही हूँ ACE तो उसमें परपेंडिकुलर क्या हो गया, आप लोग बताओ। मैम C और E। C हो गया परपेंडिकुलर और वो क्या है Q साइन थीटा, और बेस क्या हो जाएगा मैम AE AE और B। A और B। AE। तो अब AE ध्यान से देखो दो चीजों से बना हुआ है, एक तो ये साइड P और एक Q cos। AB और BE। हाँ Q cos थीटा। करेक्ट, तो P BE हाँ मैम AB प्लस Q साइन थीटा। AB प्लस Q cos थीटा। तो अब हमारे पास बेस में दो चीजें आ गई, P और Q cos थीटा। तो जब भी मैं हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर निकालूंगी मेरे को ये पूरा बेस लेना पड़ेगा। अब हाइपोटेन्यूज क्या है R, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला देखो, जब मेरे को R का मैग्नीट्यूड निकालना था तो R मतलब हाइपोटेन्यूज, ये P प्लस Q cos थीटा बेस हो गया और Q sin थीटा मेरा परपेंडिकुलर हो गया। यहाँ तक समझ आ गया सबको? यस मैम। अब देखो मेरे पास जब P प्लस Q cos थीटा है, मैं उसका स्क्वायर ओपन करती हूँ तो आएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा, और एक और टर्म है नेक्स्ट वाली साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं इस वाली टर्म में से और इस वाली टर्म में से Q स्क्वायर कॉमन ले सकती हूँ। यस मैम। तो अंदर क्या बचेगा मैम cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और वो क्या होता है 1। तो खाली Q स्क्वायर बन जाएगा। तो तभी फाइनल आंसर में क्या लिखा हुआ है, P स्क्वायर ये वाली टर्म Q स्क्वायर और 2PQ cos थीटा। यहाँ तक डाउट है? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। वही जैसे रेजोल्यूशन वाले में करते थे हम, एक हमारे पास x कंपोनेंट होता था, एक y कंपोनेंट, और डायरेक्शन के लिए हम y अपॉन x वाला लिखते थे। तो यहाँ पे पहले समझते हैं x और y कंपोनेंट क्या है। हमारे पास ये जो AE वाली लाइन है, ये नीचे वाली, वो x डायरेक्शन की तरफ है, तो यही मेरा x कंपोनेंट हो गया। आपको देखना है ये r वाला जो वेक्टर है, ये r वाला वेक्टर कहाँ पे खत्म हो रहा है, जैसे यहाँ C पॉइंट पे खत्म हो रहा है, तो इसके नीचे के लिए आपने देखा कि x डायरेक्शन में क्या पार्ट बन रहा है और y डायरेक्शन में क्या बन रहा है। तो x डायरेक्शन में बना मेरा P प्लस Q cos थीटा, तो मैंने उसको लिख दिया i कैप के साथ, और फिर y डायरेक्शन में बना मेरा Q sin थीटा, उसको लिख दिया j कैप के साथ।
ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अब अगर आप भूल भी जाओ कौन सा ऊपर लिखना है कौन सा नीचे, तो याद रखो y वाला हमेशा ऐसे स्ट्रेट होता है, मतलब परपेंडिकुलर तो हम किसी भी लाइन पे ऐसे ही डालते हैं ऊपर, और ये जो नीचे लेटे हुए एक्सिस होती है वो कौन सी होती है, एक्स वाली। तो जब भी आपको निकालना है, रिपीट कर दो। हाँ देखो, जब जो y वाली एक्सिस होती है वो हमेशा आप ऐसे स्ट्रेट लेते हो, x वाले आप हमेशा ऐसे लेटी हुए लेते हो। और पर जब हम tan थीटा निकालते हैं तो हम क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर तो सीधा होता है, वो कौन सी एक्सिस है हमारी, y वाली है। और जो लेटी हुई होती है, जो बेस होता है, वो कौन सी एक्सिस होती है, x वाली। तो जब भी हम tan थीटा निकालेंगे तो हम y वाली एक्सिस अपॉन x वाली एक्सिस, और यहां से मेरे पास आ जाएगा कि कितने एंगल पे है वो रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर है ये सबको? यस मैम। यस मैम। अब देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, केतकी आपको डाउट है? नो मैम। ठीक है, अब देखो यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क नहीं आ रहा, पर अगर मैं P की जगह Q लिख दूं तो फॉर्मूला का आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा Q वाले के साथ लगा हुआ है, चाहे साइन थीटा देखो या कॉस थीटा देखो। तो अगर आप ये फॉर्मूला याद रख रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि P जो नीचे एक्स एक्सिस में था वो वाला पार्ट है, और Q जो ऐसे स्ट्रेट ऊपर वाला पार्ट था पैरेललोग्राम का वो वाला पार्ट है, वरना आंसर आपका गलत आएगा। क्लियर है ये? यस मैम। ठीक, यस मैम। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, हमें बोला गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर वेक्टर्स। मतलब हमें मैग्नीट्यूड बता रखा है किसका, रिजल्टेंट का। अब कैसे वेक्टर्स का रिजल्टेंट, वैसे वेक्टर्स जो इक्वल मैग्नीट्यूड के, मतलब वहां पे हम लिख रहे थे P और Q, अब इसने क्वेश्चन में बोल दिया P इज इक्वल टू Q। फिर उसने बोला ऐसे दो वेक्टर्स लिए तो मेरे पास एक ऐसा रिजल्टेंट मिला जिसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर वेक्टर। मतलब जब मैंने उसका रिजल्टेंट निकाला तो वो भी इनमें से किसी भी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो गया। ये बात समझ आ गई सबको क्वेश्चन में? यस मैम। लिख सकती हूँ इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू R। अब हमें बताना है कि P और Q में कितना एंगल था, तो पहले फॉर्मूला लिखते हैं। हमारे पास आता है R इक्वल्स टू अंडर रूट P स्क्वेयर प्लस Q स्क्वेयर प्लस 2PQ कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्योंकि P Q R तीनों इक्वल है, मैं कोई भी एक वेरिएबल रख सकती हूँ और बाकी सबको उसकी टर्म्स में लिख दूंगी। जैसे मान लेते हैं मैं सारा आंसर P की फॉर्म में लिख देती हूँ, तो R की जगह भी P आ गया, यहाँ पे P स्क्वेयर ही था, Q स्क्वेयर की जगह आ जाएगा P स्क्वेयर, यहाँ पे P इंटू Q था तो ये बन जाएगा 2P स्क्वेयर कॉस थीटा। कहीं किसी पॉइंट पे डाउट हो तो मेरे को बता देना, मैं वहीं से फिर से रिपीट कर दूंगी। अब यहाँ पे जो सेम टर्म्स है जैसे P स्क्वेयर प्लस P स्क्वेयर उनको मैं ऐड कर सकती हूँ, मेरे पास आ जाएगा 2P स्क्वेयर कॉस थीटा। अब आप लोग ज्यादा मैथ्स नहीं करोगे आगे तो ये ध्यान रखना कि आप सेम ही चीज ऐड कर सकते हो। मैथ्स वाले भी बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि 2P स्क्वेयर में 2P स्क्वेयर ऐड कर देंगे, पर ये ध्यान रखो इसके साथ ही कॉस जुड़ा हुआ है तो आप ऐसे ऐड नहीं कर सकते हो। आप इसमें से कॉमन जरूर ले सकते हो। आपने 2P स्क्वेयर कॉमन लिया तो क्या आ गया अंदर, 1 प्लस कॉस थीटा। इस कॉमन में डाउट है किसी को, कॉमन कैसे आया? नो मैम। नो मैम। ठीक है, अब मेरे पास जब दोनों साइड में और कुछ नहीं कर सकती और अंडर रूट आ गया, अब मैं दोनों साइड क्या कर दूंगी, स्क्वायर कर दूंगी ताकि मैं सॉल्व कर सकूं। तो लेफ्ट साइड से आएगा P स्क्वेयर और राइट साइड से बस अंडर रूट हट जाएगा, 2P स्क्वेयर 1 प्लस कॉस थीटा। अभी P स्क्वेयर से P स्क्वेयर कट कर देंगे तो यहाँ पे 1 बच गया और मेरे पास फाइनली रह गया 1/2 इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा। अब इस 1 को मैं उधर ले जा सकती हूँ, तो ये हाफ माइनस 1 इक्वल्स टू कॉस थीटा। हाफ माइनस 1 कितना होता है, हाफ। माइनस हाफ, करेक्ट।
तो मेरे पास -½ आ जाएगा। अब मैंने ये बताया था कि अगर मेरे पास नेगेटिव एंगल आ रहा है तो मतलब मेरे को क्या करना है, पहले ये बताओ। cos थीटा 1/2 कब होता है? 45 45 नहीं होता। हाँ, मैम 30 cos मैम थीटा 1/2 डिग्री पे होता है। अब जब भी मेरे को नेगेटिव चाहिए 60 डिग्री पे होता है 1/2। अब मेरे को जब भी नेगेटिव आंसर चाहिए मैं क्या करूंगी, जब भी आंसर पॉजिटिव है, जैसे 60 के लिए पॉजिटिव है तो इसका आंसर नेगेटिव के लिए मैं इस एंगल को 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। तो जैसे यहाँ पे आ गया 120 डिग्री। अब जैसे ही मैं निकालूंगी cos 120 डिग्री, वो मेरे को आंसर -1/2 ही देगा। ये बात समझ आ गई सबको? यस मैम। यस मैम। वेक्टर्स खत्म होते ही हम मैथमेटिकल टूल्स करवाएंगे, तो आपके सारे फॉर्मूले आ जाएंगे कि नेगेटिव कब बनेगा, पॉजिटिव कब बनेगा। उसकी टेंशन मतलब नेक्स्ट चैप्टर वही, उसमें हम पहले क्लियर करवा देंगे, ठीक है। तो यहां से मेरे पास आ गया कि दोनों वेक्टर्स में कितना एंगल होना चाहिए, 120 डिग्री। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास द सम ऑफ 2 यूनिट वेक्टर। उसने बोला कैसे वेक्टर्स का सम, यूनिट वेक्टर। तो मान लेते हैं एक है ए, तो इसका मैग्नीट्यूड भी हो गया 1, दूसरा भी इसका मैग्नीट्यूड भी हो गया 1। अब उसने बोला अगर मैं इनका सम लूं तो भी मेरे को क्या मिल रहा है, यूनिट वेक्टर मिल रहा है। मतलब a प्लस b का मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो इक्वल टू 1। अब उसने पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस एंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो आप मेरे को ये बताओ a प्लस बी का मतलब तुम्हारे पास रेजोल्यूशन था, सॉरी रिजल्टेंट था, और रिजल्टेंट का फॉर्मूला अगर मैं मैग्नीट्यूड का बताऊं तो वो था, जैसे यहाँ पे a और b है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ तक डाउट है किसी को ये फॉर्मूला कैसे लिखा है? यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं वेक्टर्स को, इसलिए रिजल्टेंट फॉर्मूला लगा। अब उसने क्वेश्चन में बता रखा है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, मतलब r की वैल्यू उसने दे रखी है 1, तो मैं r की जगह 1 पुट कर दूंगी। अब a स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर a का मैग्नीट्यूड 1 है तो 1। ऐसे ही b भी यूनिट वेक्टर है तो b की जगह भी 1 आ गया। और यहाँ पे नेक्स्ट टर्म में आएगा 2 × 1 मल्टीप्लाई में cos थीटा। थीटा मेरे को निकालना है अभी, तो ये टर्म एज इट इज आ गई। अब फिर से वही करते हैं, सेम टर्म्स को ऐड कर देते हैं, 1 + 1 2 + 2 cos थीटा, और दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगी तो आ जाएगा 2 + 2 cos थीटा। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो फिर से वही सेम फैक्टर आएगा, cos थीटा इक्वल्स टू -1/2। तो इससे थीटा कितना आया था, 120 20 डिग्री। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट अच्छा था, जो इनका डिफरेंस अगर मैं लूंगी तो उसका साइज क्या होगा। डिफरेंस का मतलब है a - b का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ a + -b और इसका मैग्नीट्यूड। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ? यस मैम। है ना, जहाँ पे हमारे पास b था वहां पे हम हर जगह माइनस भी लगा देंगे। तो उस केस में रिजल्टेंट बनेगा a का स्क्वायर प्लस -b का स्क्वायर प्लस 2 × a - b, और cos थीटा वही होगा जो अभी हमने यहाँ पे यूज करा। तो कैसा तो नहीं है कि वेक्टर्स का एंगल बदल रहा है, उसने बस ये पूछा अगर हम माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो cos थीटा एज इट इज जो अभी हमने यूज किया। अब वैल्यू पुट करते हैं। बताओ आप मेरे को क्या है कि वैल्यू सबसे पहले a स्क्वायर की जगह मैम 1 फिर -1 की जगह -1 मैम 1 आ जाएगी, -1 का स्क्वायर 1 हो गया। पर यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा -2। ये सबको समझ आया ना, -2 कैसे आएगा? यस मैम। अब ये cos थीटा की वैल्यू मेरे को पता है -1/2, मैं डायरेक्ट ये लगा सकती हूँ। इस माइनस से दोनों प्लस हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बच गया। तो मेरे पास लास्ट में बचा 1 + 1 + 1 3, और ऊपर पूरे में अंडर रूट था तो यहाँ पे
करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सी, √3, 120 डिग्री। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन, यस मैम। यहाँ पे होमवर्क है, मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ कि पूछा क्या है दोनों में। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास दो फोर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड 5 है, मतलब P इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू 5 दे रखा है, और उन्होंने बताया कि उनके बीच में एंगल मतलब थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री है। अब मेरे को बताना है मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है, मैग्नीट्यूड आ जाएगा और tan अल्फा आ जाएगा। इसमें डाउट है किसी को? नो मैम। नो मैम। अब सेकंड वाला देखो, उसमें बोला है एक रिवर फ्लो कर रही है एट 5 मीटर पर सेकेंड, जो इसने यहाँ पे बनाया है, और एक मैन स्विम कर रहा है विथ 2 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन। अब इन दोनों जो वेलोसिटीज है उनके बीच में एंगल 37 डिग्री है और हमें रिजल्टेंट बताना है। तो इतना एक टेबल ट्राइंगल होता है स्पेशल, वो देख लो आप। अगर यहाँ पे 37 है, यहाँ 90 है, तो अगर आप कैलकुलेट भी करोगे तो इस साइड आ जाएगा आपके पास 53 डिग्री। और इस पर्टिकुलर ट्राइंगल के लिए मेरे पास साइड्स का साइज फिक्स होता है कि यहाँ पे 5 होगा, यहाँ 3 होगा और यहाँ 4 होगा, ताकि ये ट्राइंगल आपको याद रखना है, ताकि कभी भी अगर आपके पास है cos 37 निकालना, cos 53 निकालना, तो आप निकाल सको। जैसे अगर इस ट्राइंगल से मैं निकालूं cos 37, तो बेस क्या हो जाएगा मेरा? 4 हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज 5। ठीक है। तो ये ट्राइंगल आप याद रखना, आगे भी न्यूमेरिकल आएगा इसी ट्राइंगल पे बेस्ड। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 3 and 4। तो ये 3 and 4 किसकी वैल्यू है? मैम ए एंड बी की। ए एंड बी की। हाँ। अब उसने बोला इनके बीच में कितना एंगल होना चाहिए अगर रिजल्टेंट 1 है, मतलब 1 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, और यहाँ cos थीटा है। एक बार 1 ले लेंगे, सेकेंड पार्ट के लिए 5 ले लेंगे, और दोनों सॉल्व करके हम थीटा निकालना है बस। क्लियर है सबको क्या करना है तीनों क्वेश्चंस में? यस ठीक है। अब हमारे पास आता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक सेकेंड में स्लाइड ऐड करती हूँ। तो पॉलीगन लॉ में क्या होता है? पॉलीगन क्या होता है, कौन बताएगा? पंचभुज। हाँ करेक्ट। कोई ऐसी शेप जिसकी जो बहुत सारी लाइन से बनी हुई है और क्लोज्ड है, मतलब ये एक पॉलीगन नहीं है, पर अगर मैं इसको बंद कर दूं तो ये पॉलीगन हो जाएगा। तो लाइंस ही होनी चाहिए, सर्कल एक पॉलीगन नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने एक जैसे हेक्सागन लिया है 6 साइड्स वाला, और अब मैं इसकी हर साइड को एक वेक्टर बना देती हूँ। ये है ए वेक्टर, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ, और इन सबकी डायरेक्शन भी बता दी है मैंने, इसकी इस डायरेक्शन में, इसकी इस डायरेक्शन में। एफ का मेरे को जैसे बताना है। अब पॉलीगन एफ को ए बी सी डी ई की टर्म्स में बताएगा पॉलीगन लॉ, कि एफ की वैल्यू क्या होगी इन सबके फॉर्म में। तो ट्राइंगल लॉ याद है ना, कि एक वेक्टर ऐसे होता है, दूसरा वेक्टर ऐसे, और जो रिजल्टेंट है वो ऐसे बनता है। तो हाँ, सबसे पहले हम इस ट्राइंगल में जाते हैं, ए और बी वेक्टर वाला। तो अगर मैं यहाँ पे एंड पॉइंट्स जोड़ूं तो मेरे पास ये ट्राइंगल बन गया। अब अगर आप ध्यान से देखो, ए और बी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये जो साइड बन गई है ये इन दोनों का रिजल्टेंट बन गया है, और इसका एरो ऐसे होगा। और मान लेते हैं इस वेक्टर को मैंने बोला 1। यहां तक डाउट किसी को? ठीक है। तो अब नेक्स्ट ट्राइंगल में चलते हैं, जिसमें मेरे पास है 1 वेक्टर और सी वेक्टर। तो अगर आप ध्यान से देखो 1 और सी का भी एरो सेम तरफ है, तो मैं इन दो एंड पॉइंट्स को जोड़ूंगी तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और ये फिर से ट्राइंगल लॉ भी कर रहा है, और ये वेक्टर बन जाएगा इस तरफ, इसको मैंने नाम दे दिया 2।
ये C और 1 का रिजल्टेंट है। अब अगले में चलते हैं जिसमें D और 2 है। तो D और 2 लेते ही मैं क्या करूंगी, फिर से एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगी यहाँ पे, और ये एक और नया रिजल्टेंट बन गया इधर, ये 3 है। अब लास्ट ट्राइंगल में देखते हैं, 3 और E फिर से 2 वेक्टर हो गए, और उनका रिजल्टेंट बनाएगा ये F वेक्टर, और इस साइड में होगा इसका। जो मैंने बोला, ये प्रोसेस समझ आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। तो हम लोग क्या करते हैं, Yes, ma'am. स्टार्ट करते जाते हैं रिवर्स से। अब मैंने बोला आपको यहाँ पे 3 प्लस ई इज इक्वल टू एफ, ये कहता है मैंने ट्राइंगल लॉ कि 3 प्लस ई इज इक्वल टू एफ। अब 3 क्या था, 3 तो 2 प्लस डी था, 3 इज इक्वल टू 2 प्लस डी। और अब मैं 2 की बात करूं तो 2 था मेरे पास c प्लस 1, 1 plus C. और 1 की बात करूं तो 1 था मेरे पास a प्लस बी। Yes, ma'am. अब क्या करते हैं, वैल्यूज पुट करते जाते हैं। पहले 1 की पुट करते हैं तो 2 आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। फिर 2 की पुट करते हैं तो 3 आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ऐसे ही फिर 3 की पुट करते हैं सबसे ऊपर वाली इक्वेशन में, तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू एफ वेक्टर। तो हमने प्रूव कर दिया कि हम अगर कोई वेक्टर ले रहे हैं एफ वेक्टर जो एक साइड ऑफ द पॉलीगन है, तो मैं इसको बाकी सारी साइड्स के वेक्टर सम के इक्वल कर सकती हूँ। ये बाकी सारी साइड्स का रिजल्टेंट बन जाएगा। क्लियर है सबको पॉलीगन लॉ? यस मैम। Yes. तो हमने अभी Yes, ma'am. एक सेकंड, तो जो मैंने अभी बोला वो यही आपको स्टेटमेंट में दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ पे पॉलीगन लूं जिसपे मैंने ए बी वेक्टर लिया है, बी सी वेक्टर लिया है, सी डी वेक्टर लिया है और डी, और मैंने इस ए बी को फाइंड किया है बाकी सारे वेक्टर्स की टर्म में, तो मेरे पास ये लॉ आ जाएगा। अब मेरे को ये बताओ कि सम ऑफ ऑल साइड्स और ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है? 360। 360. 360 डिग्री, करेक्ट। और ऐसे ही अगर कोई भी मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है, मैं उसका फॉर्मूला लगा सकती हूँ, वो आ जाएगा n-2 इंटू पाई। यहाँ पे फॉर्मूला गलत है, उसको इग्नोर कर देना। अभी फॉर्मूला होता है n-2 इंटू पाई, जिसमें n क्या है, जितनी साइड्स है मेरे पास हो। जैसे क्वाड्रिलेटरल की साइड्स कितनी होती है? Ma'am, 4. 4। ठीक है, तो मैं 4 पुट करूंगी तो 4-2 आ जाएगा मेरे पास 2 पाई, और 2 पाई मतलब 360 डिग्री। 1 पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। ऐसे अगर मैं पेंटागन देखूं तो पेंटागन में मेरे पास 5 साइड्स होती है, तो मैं पुट करूंगी तो मेरे पास 3 पाई आ जाएगा जो होता है 540 डिग्री। क्लियर है सबको फॉर्मूला? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब हमारे पास कुछ लॉज होते हैं वेक्टर एडिशन की। सबसे पहला लॉ होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव का मतलब है, अगर आप मेरे पास अगर है 2 प्लस 3, इसका आंसर क्या आएगा? 5. 5। Ma'am, 5. और 3 प्लस 2, 5. ऐसे ही जब ऐसा एडिशन में वेक्टर्स में करती हूँ कि मैं उल्टा ऐड करूं सीधा ऐड करूं तो आंसर सेम आता है। मैं a प्लस बी प्लस सी कर लूं, या b प्लस सी प्लस ए कर लूं, या c प्लस ए प्लस बी कर लूं, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, आंसर सेम आता है। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है सबको प्रॉपर्टी क्या होती है? Yes, ma'am. अब अगली प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है, जैसे अगर मैं किसी को एसोसिएट कर दूं मतलब जोड़ दूं, तो इस प्रॉपर्टी में हम जोड़ते हैं। जैसे अगर मैं करूं 2 प्लस 3 प्लस 4, मैं चाह रही हूँ कि पहले मैं 3 और 4 को ऐड करूंगी, फिर जो आंसर आएगा उसको 2 में ऐड करूंगी, तो मेरे पास आएगा लास्ट में 2 प्लस 7 विच इज इक्वल टू 9।
अब मैंने सोचा नहीं, मेरे को 3 और 4 को पहले ऐड नहीं करना, मेरे को 2 और 3 को पहले ऐड करना है, तो मैंने उनको जोड़ दिया, एसोसिएट कर दिया। तो इस केस में आएगा 5 + 4, ये भी आंसर 9 आ रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम लोग 2 का पेयर बना सकते हैं और फिर ऐड कर सकते हैं, और जो आंसर आएगा उसको थर्ड में ऐड कर दिया, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वेक्टर्स इस प्रॉपर्टी को भी फॉलो करते हैं अगर एडिशन की बात हो रही है। क्लियर है सबको ये प्रॉपर्टी? यस मैम। यस मैम। यस। यस मैम। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। अब क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अगर मेरे पास है 2 × 3 + 4, अब मैं कह रही हूँ मैं ना पहले इन दोनों को ऐड करूंगी, फिर जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। मैंने करा 2 × 7 14। अब मैं चाह रही हूँ नहीं, मेरे को पहले ऐड नहीं करना, मैं एक एक करके मल्टीप्लाई करूंगी कि पहले 2 को 3 से करा, फिर 2 को 4 से किया, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको ऐड करते हैं। तो वो करके देख लेते हैं, 2 × 3 + 2 × 4 आ जाएगा +8, ये भी आंसर 14 आ रहा है। तो ये जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव वाली, ये भी वेक्टर्स फॉलो करते हैं, पर एक कंडीशन है, हम उसे लिखते हैं m × a वेक्टर + b वेक्टर। ये m यहाँ पे वेक्टर नहीं होता, यहाँ पे कोई नंबर होता है, मतलब कांस्टेंट। तो अगर मैं कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना चाहूँ 2 वेक्टर्स के सम से, तो मैं अलग अलग भी कर सकती हूँ और इकट्ठा भी। जैसे अगर मैं करना चाह रही हूँ 2 × 4i कैप + 3j कैप, तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि एक एक करके मल्टीप्लाई किया, और ये भी आई कैप ले लेते हैं तब क्लियर हो जाएगा। मतलब मैं ऐसे भी कर सकती हूँ 8i कैप + 6i कैप, या फिर मैं ऐसे भी कर सकती हूँ 2 × 7i कैप। दोनों ही केस में आंसर सेम आएगा। क्लियर है सबको ये प्रॉपर्टी? यस मैम। यस मैम। अब अगर मैं मान लो मेरे पास कोई वेक्टर है, मैं उसमें 0 ऐड कर दूं, मतलब यही वेक्टर है मेरे पास 14i कैप, इसमें मैं 0 वेक्टर ऐड करूं, तो आंसर क्या आएगा? 14i कैप। 14i कैप। आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा अगर मैं 0 वेक्टर को ऐड कर दूं। तो ये एडिशन की प्रॉपर्टीज हैं जो वेक्टर्स फॉलो करते हैं। इनमें किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। ठीक है, नो मैम। अब हम नेक्स्ट पीपीटी की तरफ चलते हैं। उसमें हम लोग थोड़ा कॉम्प्लेक्स देखते हैं कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। ये हमने प्रॉपर्टीज सीखी, अब हम देखेंगे वेक्टर्स को ऐड असली में कैसे करते हैं। तो ऐड करते वक्त जब तक वो लोड हो रहा है, ऐड करते वक्त याद रखना, अच्छा 2i कैप + 3j कैप, तो आप 5i कैप लिख सकते हो। 2i कैप + 3j कैप नो मैम। क्यों नो नहीं, मैम। नो मैम। क्यों नहीं लिख सकते हो? मैम बिकॉज सेम यूनिट होने मैम क्योंकि चाहिए। दोनों वेक्टर अलग अलग है। होगा नहीं भाई। दोनों वेक्टर अलग अलग है, तो हम सेम वेक्टर में ही Yes, ma'am. ऐड कर सकते हैं। मतलब i में i का, j में j का, अगर हमने कहीं भी उल्टा सीधा ऐड कर दिया तो हमारा आंसर गलत आता है। ठीक है, तो अब वही एग्जांपल देखते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। अगर मान लो मेरे पास कोई वेक्टर है, a वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप + 3j कैप + 4k कैप, और b वेक्टर है 5i कैप + 6j कैप + 2k कैप। और अब मेरे को क्वेश्चन ने बोला कि ऐड द वेक्टर्स a एंड b। बोलो नेति, नेति राठौर। यस मैम। हाँ, आपने हैंड रेज कर रखा है। नो मैम, वो गलती हो गया मेरे से। तो अब उसने बोला है मेरे को a और b को ऐड करना है। तो ऐड करते वक्त याद रखना, जैसे आपने बोला सेम वेक्टर्स ऐड होते हैं, तो i में i का ही ऐड होगा, j में j का ही ऐड होगा, k में k का ही ऐड होगा। तो यहाँ पे अगर मैं वेक्टर देखूं तो i के साथ लगाए 2 और 5, तो ऐड करते वक्त हम करेंगे 2 + 5, और जो भी उसके साथ वेक्टर लगा था जैसे i कैप, वो एज इट इज में लगा दूंगी। ऐसे बताओ j कैप वाले में क्या ऐड होगा? मैम 3 +6, करेक्ट। और k कैप वाले में 4 + 2 + 2k। ठीक है, तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि सेम चीजों को ऐड करना है। तो यहाँ पे आंसर आ गया 7i कैप
प्लस 9 जे कैप प्लस 6 के कैप। अब ये तो एडिशन का हो गया। अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या करेंगे? मैं बोल रही हूँ ए माइनस बी करना है, तो ध्यान रखना जैसे हम बोल रहे हैं 6 माइनस 4, तो हम 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस केस में भी जो पहला वेक्टर है उसी में से सब्ट्रैक्ट करना दूसरे वाले को। अगर आपने उल्टा कर दिया किसी भी स्टेप में तो आंसर गलत आएगा। जैसे अगर मेरे को आई की बात करनी है, 5 minus 2 अब वो ये विशाल गलत बोला आपने। देखो यहाँ पे ए के साथ है 2, तो आप 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे क्योंकि आपको ए वाले में से बी वाले को सब्ट्रैक्ट करना था। बात समझ आई है सबको? क्या बोला है मैंने? यस मैम। ठीक है, अब बताओ जे वाले में क्या आएगा, किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है?3 minus माइनस 6 और के वाले में 4 माइनस 2 करेक्ट। तो बताओ मेरे को फाइनल आंसर क्या आता जाएगा? माइनस 3 2 माइनस 2 जे कैप minus 3 k और लास्ट और minus 2 k cap 2 के कैप minus प्लस 2 प्लस 2, 4 माइनस 2 क्या होता है? मैम प्लस 2 प्लस 2 के क्या? तो आप बस इतना याद रखना, जिसमें से जिसको सब्ट्रैक्ट है, जैसे a माइनस बी, तो a के x कंपोनेंट में से b का x कंपोनेंट ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है और कोई तरीका नहीं। अब इसको कंपोनेंट फॉर्म में देखते हैं। हमने क्या किया, a वेक्टर को लिख दिया, a का x कंपोनेंट i कैप के साथ, a का y कंपोनेंट j कैप के साथ, a का z कंपोनेंट k कैप के साथ। ऐसे ही b वेक्टर में लिख दिया, b का x कंपोनेंट, b का y कंपोनेंट और b का z, और c में भी लिख दिया। तब देखो वहां पे हमने 2 ही वेक्टर ऐड करे थे, यहाँ पे हम 3 ऐड कर रहे हैं। तो 2 करो, 3 करो, 4 करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आप x में x को ऐड करो। जैसे यहाँ पे जब मेरे को i वाला पार्ट लिखना था, मैंने a का x कंपोनेंट उठाया ax, b का x कंपोनेंट उठाया bx, c का x कंपोनेंट उठाया cx, उन तीनों को ऐड कर दिया और साथ में आई कैप लगा दिया। ऐसे y के टाइम में a का y, b का y, c का y और साथ में j कैप, और k वाले में a का z, b का z, c का z और साथ में k कैप। किसी को डाउट है? नो मैम no ma'am ठीक है। और अब यहाँ पे अगर मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट का भी वही तरीका है, a में से b को सब्ट्रैक्ट करना है। तो i वाले के टाइम में a के x में से b के x को माइनस किया, j वाले के टाइम में a के y में से b के y को माइनस किया, और k के टाइम में a के z वाले में से b के z को माइनस किया। क्लियर है सबको ये? यस मैम यस मैम तो आपको सिंपल एडिशन क्लियर हो गया? एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या कैसे करना है सबको? यस मैम। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इस फर्स्ट क्वेश्चन में केत की डाउट है आपको? ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें फाइंड करना है a प्लस 2b प्लस c वेक्टर। अब a प्लस c तो आप इजीली कर लोगे, इस 2b का क्या करना है? आपके पास जैसे हम b वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। अब जैसे ही 2 करोगे इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब एक एक सारी की सारी टर्म को, ऐसा नहीं आपने एक को कर दिया और हो गया, सारी की सारी टर्म को करना पड़ेगा। तो i के साथ 3 था तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, उसका भी डबल हो गया 6i कैप। फिर j के साथ क्या आ जाएगा? 8j कैप, और k के साथ माइनस 4k कैप माइनस 4k कैप। अब आपके पास ये 2k वेक्टर आ गया है। अब मेरे को बस इतना बताओ, जब आप इसमें a और c वाला पार्ट ऐड करोगे तो i कैप के साथ क्या आएगा? 2i plus 6 1 2i कैप देखो हम जब a को ऐड करेंगे, b को ऐड करेंगे, c को, तो a में लगा हुआ है 2i के साथ, तो 2 लिखा वहां से। b वाले में 2b हो गया, उसमें लगा हुआ है 6, तो वहां से लिखा 6,
और सी वाले में 1 लगा हुआ है तो वहां से उठाया 1, हमारे पास आई वाले के साथ आ जाएगा 9 आई कैप। क्लियर है सबको ये? यस मैम। ऐसे ही आप जे का भी निकाल सकते हो और के का भी। फिर उसने एक और चीज पूछी है, फाइंड द मैग्नीट्यूड। तो अगर 3 वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? तीनों पार्ट्स का स्क्वायर करोगे, ऐड करोगे और अंडर रूट। जैसे अगर मेरे को मान लो इस वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड निकालना है 2b का, तो 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर और अंडर रूट। ऐसे ही जो आपका इन तीनों को ऐड करके वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। इसमें तो डाउट नहीं है किसी को? नो मैम। अब देखो नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड और थर्ड एक ही क्वेश्चन है। और देखो इसमें भी वही ट्रायंगल यूज हुआ। हाँ बोलो बोलो विशाल। आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ बिल्कुल, देखो हमने ये 2b वाला पॉइंट क्लियर हो गया आपको कि 2b कैसे आया? यस मैम, ये तो आ गया मैम। ये वाला 6 जे कैप 8 + 8 जे कैप। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा ये वाला पार्ट? यस मैम। देखो मैग्नीट्यूड में क्या करना है, उसका फॉर्मूला होता है कि जो भी वेक्टर, जैसे मैंने मान लिया वेक्टर का नाम है r, तो उसका x वाला कंपोनेंट लेना है। जैसे यहाँ पे अगर मैं 2b की बात कर रही हूँ, उसमें x का कंपोनेंट क्या है विशाल? मैम वाई। आपका नाम विशाली है? नो मैम। हाँ, क्या नाम है आपका? मैम तमन्ना। तमन्ना, ठीक है। ओके, तो जैसे यहाँ तमन्ना देखो r का x कंपोनेंट है वो क्या है बताओ? तो एक्स मैम तो आर का वाई होगा, फिर बात नहीं, मतलब जैसे अगर r मेरा यहाँ 2b वेक्टर, इस वाले वेक्टर की मैं बात कर रही हूँ, तो इसमें x कंपोनेंट क्या है? मैम 6। 6, बिल्कुल सही। तो जो भी x कंपोनेंट आएगा मेरा फाइनल आंसर में वो लिखा, उसका स्क्वायर कर दिया। जैसे मैंने यहाँ 6 का स्क्वायर किया है। फिर हम करेंगे y का कंपोनेंट और उसका स्क्वायर। y का कंपोनेंट क्या है? मैम 4 जे कैप। 8 है, 2b की बात कर रही हूँ मैं, यस मैम। ठीक है। तो 8 का स्क्वायर करेंगे हम लोग। फिर z वाला कंपोनेंट देखना है, r का z कंपोनेंट। 2b वाले केस में क्या है r का z? मैम -4 स्क्वायर। +4, तो उसका स्क्वायर करा। और ये जो स्क्वायर करके आएगा इसका अंडर रूट और लेना है लास्ट में। तो ऐसे आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। अभी मैंने 2b का एग्जांपल बोला है, पर क्वेश्चन में 2b नहीं पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है इन तीनों का ऐड करके जो वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्लियर है विशाल? यस मैम। ठीक है। अब देखो यहाँ पे f1 वेक्टर है मेरे पास। अब जो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अगर आपको याद होगा तो मेरे को बताओ f1 का ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा? जिसके साथ थीटा लगा होता है उसको क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। cos थीटा। हाँ, तो ये वाला हो जाएगा f1 cos थीटा, और ये थीटा 53 डिग्री है तो cos 53 डिग्री। फिर इसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा? थीटा। साइन थीटा। साइन थीटा। ये हो जाएगा f1 साइन, और थीटा यहाँ पे 53 ही है। तो ये मेरा एक फोर्स हो गया। अब दूसरा फोर्स है ये ब्लू वाला। तो ब्लू वाले का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा अगर मैं इसे दो पार्ट में ब्रेक करूं? साइन थीटा। ऊपर वाला साइन थीटा है, नीचे वाला? हम नीचे वाला cos थीटा और ऊपर वाला sin थीटा। देखो जिसके साथ थीटा एंगल लगा हुआ है वो ही कॉस होगा, या ऊपर वाले के साथ लगा हुआ है एंगल वो वाला कॉस हो जाएगा। f2 cos 45, और नीचे वाले में साइन आएगा। अभी थर्ड वाला इसमें बताओ, चलो नीचे वाला होगा या ऊपर वाला, ये वाला या नीचे वाला? मैम फिर से एक्सप्लेन कर दोगे? नीचे वाला। नीचे वाला क्या होगा? मैम क्योंकि यहाँ पे cos थीटा। cos थीटा। क्योंकि देखो हमेशा याद रखना कोई भी वेक्टर है अगर आप उसे दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हो, जैसे आर वेक्टर है तो जिस भी साइड के साथ थीटा लगा है उस साइड के साथ आप आर को एडजस्ट करके cos थीटा लिखते हो, और जिस भी साइड के साथ थीटा नहीं है उधर हो जाता है आर साइन थीटा। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में बताया था मैंने, बस वही सेम चीज यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे f3 वेक्टर है उसका 37 बना रहा है वो नीचे वाली डायरेक्शन में, तो इस तरफ आ जाएगा f3
cos 37 डिग्री, और यहाँ पे थीटा नहीं है तो इस तरफ आएगा F3 sin 37 डिग्री। ये सबको तोड़ना आ रहा है, मैं कैसे बना रही हूँ, मैं बस एक 90 डिग्री बना रही हूँ जिसमें एक डायरेक्शन x की तरफ है, एक डायरेक्शन y की तरफ है। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है कि x और y कैसे बना रही हूँ? ठीक है, अब देखो मैंने करा क्यों है। उसने बोला था मेरे को रिजल्टेंट वेक्टर बनाना है, तो रिजल्टेंट ऐसा तो नहीं है मैं हवा में वेक्टर है उनको ऐड करूं, पर आपने ही बताया कि मैं आई कैप में आई कैप वाली चीजें ऐड कर सकती हूँ और जे कैप में जे कैप वाली चीजें ऐड कर सकती हूँ। तो अब अगर मैं देखूं इसे, तो ये जो वेक्टर है जो इस लाइन पे आ रहे हैं वो सारे मेरे जे वाले वेक्टर है, और ये जो वेक्टर है जो इस लाइन में आ रहे हैं वो सारे मेरे हो जाएंगे एक्स वाले वेक्टर। इसमें किसी को डाउट? नो मैम। दूसरी चीज, ये होता है पॉजिटिव एक्स और ये होता है नेगेटिव एक्स, तो जहां पे भी पॉजिटिव डायरेक्शन है हम उसे लेंगे पॉजिटिव आई कैप और नेगेटिव वाले को लेंगे माइनस आई कैप। तो आप क्या कर सकते हो, आप इन वेक्टर्स के अलग अलग कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हो, जैसे F3 sin 37, F1 sin 53 और F2 cos 45, क्योंकि ये तीनों के तीनों ही आई वेक्टर वाले हैं। ऐसे नहीं आया। और नहीं समझा, एक सेकंड में यहाँ पे ये वाला पार्ट में इरेज कर दूं, ये जो राइट में लिखा है मैंने। देखो मैं एक पार्ट बताती हूँ उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस बनाई, इसमें राइट में दो वेक्टर जा रहे हैं, एक है F1 sin 53 और दूसरा वेक्टर है F3 sin 37। ये क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। और जो लेफ्ट साइड जा रहा है वो एक ही है F2 cos 45। अब उसने बोला था रिजल्टेंट बनाने को, तो मैं सिर्फ एक्स वाले ही ऐड कर सकती हूँ, आपस में वाई वाले अलग ऐड होंगे। तो जब मैं एक्स वाले ऐड करूंगी ना, तो अब आपको ट्राइंगल मैंने बताया था 53 और 37 डिग्री वाली वैल्यू के लिए वही ट्राइंगल रेफर करोगे यहाँ पे वैल्यूज निकालने के लिए। और ऐड कैसे करोगे, F1 sin 53 ये पॉजिटिव एक्स की तरफ मुड़ रहा है राइट साइड में, तो इसके साथ खाली आई कैप। फिर F3 sin 37 डिग्री ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में मुड़ रहा है, तो इसके साथ भी आई कैप। फिर है हमारे पास F2 cos 45 डिग्री, पर क्योंकि ये लेफ्ट साइड जा रहा है तो इसके साथ आप माइनस आई कैप लगा देना। और F1, F2, F3 की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है, आपको बस साइन और कॉस की वैल्यूज निकालनी है, फिर आप इजीली ऐड कर सकते हो। अब क्लियर है सबको कैसे ऐड करना है? यस मैम। ऐसे ही अगर y वाली इक्वेशन बनाओगी तो y में ऊपर जाने वाला एक ही वेक्टर है F1 cos 53, इसको लिखोगी j कैप के साथ, और नीचे जाने वाले दो हैं, एक है F2 sin 45 और एक है F3 cos 37। अभी दोनों नीचे जा रहे हैं तो ये भी माइनस जे हो जाएगा और ये भी माइनस जे हो जाएगा। इन तीनों का ऐड करोगे तो आपको एक जे वाला कंपोनेंट आएगा, और इन तीनों का ऐड करोगे तो आपके पास एक आई वाला कंपोनेंट आ जाएगा। क्लियर है सबको? यस मैम। केतकी आपका डाउट क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, तो ये हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर्स था। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। नेक्स्ट क्लास अब तो बहुत ही दिन के बाद होगी, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर दो टाइप की होती है, एक होता है डॉट, एक होता है क्रॉस। डॉट का मतलब होता है जब मैं ऐसे लिख दूं किसी भी वेक्टर के बीच में a डॉट b, ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल अलग होती है। जैसे ही डॉट लगा दिए बन जाएगा डॉट प्रोडक्ट, ऐसे ही जैसे ही क्रॉस लगा दिए ये बन जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट। अब इन दोनों का अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, ये वाला होता है स्केलर डॉट वाला और ये क्रॉस वाला होता है वेक्टर। इसका मतलब क्या है, अगर मैं स्केलर मतलब डॉट प्रोडक्ट करूं किन्हीं दो वेक्टर का a और b, तो आंसर में ना बस नंबर बच जाता है, डायरेक्शन नहीं बचती है। मतलब बस मैग्नीट्यूड देगा ये
ये आंसर में डायरेक्शन नहीं देगा, तो इसका आंसर मेरे को स्केलर चीज बनती है। पर अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रही हूँ ए क्रॉस बी, तो मैम उसमें दोनों होंगे, मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन। दोनों होंगे मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन। तो ए क्रॉस बी जो हमारा वेक्टर प्रोडक्ट होता है और ए डॉट बी हमारा स्केलर प्रोडक्ट होता है। दूसरी प्रॉपर्टी, फॉर्मूले में क्या डिफरेंस होता है, जब मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगी तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट में भी मैं लिखती हूँ ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। फर्क क्या है जो इसके बाद आएगा, स्केलर वाले में हम लगाते हैं कॉस थीटा, पर वेक्टर वाले में हम लगाते हैं साइन थीटा। ये फॉर्मूला है। अब अगर आपको याद होने में प्रॉब्लम है तो क्रॉस कॉस एक जैसा सा लग रहा है, वो इकट्ठे नहीं आते हैं। क्रॉस वाले में कॉस नहीं आएगा, कॉस दूसरे वाले में आता है। तो ये मेरे पास दोनों के फॉर्मूले आ गए। ये ए और बी मैग्नीट्यूड है। जैसे अगर मेरे पास 5 है, एक वेक्टर का साइज दूसरे वेक्टर का साइज है 4 और उनके बीच में एंगल है 30 डिग्री, तो डॉट प्रोडक्ट से तो उसकी वैल्यू आएगी 20 cos 30, वहीं क्रॉस प्रोडक्ट से उसकी वैल्यू आएगी 20 sin 30। क्लियर हो गया सबको ये? यस मैम। मैं अभी निकालना नहीं सिखा रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पर नेक्स्ट क्लास में जब आप आओगे तो थोड़ा सा आप ये रिवाइज रहेगा ताकि आपको। अब ये तो ये नॉर्मल चीज हो गई। अब ये बताओ cos 0 कब होता है? cos की वैल्यू 0 कब होती है? हम 90 डिग्री 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे मैम। जैसे ही 90 डिग्री आएगा स्केलर प्रोडक्ट 0 हो जाता है। पर साइन की वैल्यू 0 कब होती है? हम 0 डिग्री 0 डिग्री। तो जैसे ही मेरे पास 0 डिग्री आएगा क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाता है। 90 डिग्री का मतलब है ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हो गए, और 0 डिग्री का मतलब ये दोनों वेक्टर कैसे हो गए? पैरेलल पैरेलल हो गए। तो अगर पैरेलल है तो क्रॉस आंसर नहीं दे पाएगा, और परपेंडिकुलर है तो डॉट वाला आंसर नहीं दे पाएगा। ये क्लियर है सबको? यस मैम। अच्छा, अब ऐसे ही बताओ कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम आंसर क्या देगा कॉस वाला? भूल गए ट्रिग्नोमेट्री टेबल? 10 तक तो मैथ्स किया है सबने? मैम मैक्सिमम वैल्यू हाँ, मैम -1। वो तो सबसे छोटी हो गई। मैक्सिमम पॉजिटिव 1 1, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 साइन की भी वैल्यू होती है। ठीक है, अब कॉस की वैल्यू 1 कब होगी? मैम 0 डिग्री पे 0 डिग्री पे। और साइन की वैल्यू 90 डिग्री 90 डिग्री पे। तो ऐसे ही दोनों अलग चलते हैं। अगर मेरे को मैक्सिमम आंसर चाहिए डॉट प्रोडक्ट में तो मैं क्या करूंगी? 0 डिग्री ले लूंगी। पर मेरे को मैक्सिमम आंसर चाहिए क्रॉस वाले में तो मेरे को साइन को मैक्सिमम करना है, तो उसमें मैं थीटा को 90 डिग्री ले लूंगी। क्लियर है ये पॉइंट सबको? यस मैम। यस मैम साइन 90 कितना होता है? साइन 91 होता है। अब देखो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट वैसे कैसे लिखते हैं? यस मैम। हमारे पास ये वेक्टर होता है ए वेक्टर यहाँ पे, बी वेक्टर यहाँ पे, और उनके बीच में एंगल होता है थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट लगाते वक्त हम लिखते हैं ए बी कॉस थीटा। अब अगर मेरे को एक कॉस थीटा निकालना है तो मैं क्या करूंगी? इस ए बी को नीचे ले गई, बस ये मैग्नीट्यूड ही है वहां पे भी और यहाँ पे भी, बस लिखने का तरीका अलग है तो उससे कंफ्यूज नहीं होता। नीचे ले गई तो ये बन गया मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यू। इससे मैं थीटा भी निकाल सकती हूँ। जैसे अगर ये रेशियो मेरे पास 1 आ रहा है तो थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। अब नीचे यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है परछाई, या जैसे अगर आप यहाँ पे हो, ये एक आपके पास एक्स डायरेक्शन है और ये एक वेक्टर है आर। आप क्या करते थे? इसकी वैल्यू जब एक्स डायरेक्शन में निकालते थे आप करते थे आर कॉस थीटा, ऐसे ही निकालते थे। यस मैम। तो अब मैम। मेरे को निकालना है ए का यस मैम। बी पे या बी का प्रोजेक्शन ए पे, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी? जैसे मेरे को बी का निकालना है,
जैसे यहाँ पे आर का निकाले थे तो हम आर कॉस थीटा करते थे, तो बी का निकालना है तो मैं बी कॉस थीटा लगाऊंगी। पर किसकी डायरेक्शन में निकालना है? ए वाली की में, तो साथ में ए के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर रहा है। ऐसे ही अगर मेरे को ए का प्रोजेक्शन निकालना है कि ए की परछाई, कि ए की क्या साइज होगा ए वाली डायरेक्शन में, सॉरी बी की डायरेक्शन में, तो ए के साथ कॉस थीटा लगा दिया और साथ में बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है, पर एक में हम कॉस थीटा एक के साथ लगा रहे हैं, दूसरे में दूसरे के साथ लगा रहे हैं। ये समझ आ गया सबको? यस मैम। ठीक है। यस मैम। यस मैम। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन है जिसमें हमें बोल रखा है ए का मैग्नीट्यूड 2 है, बी का मैग्नीट्यूड 3 है, मतलब ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और थीटा दे रखा है 60 डिग्री। तो डॉट प्रोडक्ट लगाने के लिए मैं क्या लिख दूं? ट्राई करो। 6 cos 60 degree. cos 60 डिग्री, बिल्कुल करेक्ट। ए का मैग्नीट्यूड लेना है, उसको बी के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना है, जो यहाँ पे हो गया 6, और cos लगा देना है, तो cos 60 डिग्री। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. ओके, इसके बाद अब मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, ज्यादा नहीं कराते, प्रॉपर्टीज देखेंगे नेक्स्ट क्लास में डॉट प्रोडक्ट की। Thank you, ma'am. वेलकम। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय बाय। Bye, ma'am. Thank you, ma'am.